नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी, देहरादून में सीएम धामी ने पेश किया है अपना पहला बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 63,000 करोड़ का बजट पेश किया है। धामी का पावरफुल बजट पेश हुआ है। धामी 2.0 सरकार का पहला बजट है। आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल इस समय बजट पेश कर रहे हैं। 60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट होगा, इस बात का आकलन हालांकि पहले भी किया गया था। 63,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, अब ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, अहम तस्वीरों के साथ आप देख पाएंगे। 63,000 करोड़ का बजट धामी सरकार 2.0 का पहला बजट है। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि वित्त मंत्री कुर्सी पर सत्तासीन हैं, वो ये बजट पेश करने वाले हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि पिछली सरकार के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे, इस बार उनके ऊपर दारोमदार है कि सरकार का जो बजट है वो लोगों को लाभान्वित भी कर सके और लुभा भी सके। इस योजना हेतु कुल धनराशि लगभग 43 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, औद्योगिकी के समग्र विकास हेतु हमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं इस अवसर पर बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत औद्योगिक फसलों हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का विशेष उल्लेख कर रहा हूं। हमारी सरकार भी मुख्यमंत्री एकीकृत औद्यानिक विकास, मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना, मिशन एप्पल, बागानों को घेरबाड़ योजना, वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना, उत्तर फसल प्रबंध योजना, राज्य उद्यानिकों का सुदृढ़ीकरण, मशरूम उत्पादन विपणन योजना, कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य की योजना, मधुमक्खी पालन की योजना, मधुग्राम योजना आदि योजनाओं के माध्यम से कृषकों की उन्नति में भागीदारी निभा रही है। कोविड महामारी के समय विभिन्न स्थानों में वापस आए अपने उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना अक्टूबर 2020 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों को 50% अनुदान पर 1,12,000 फल पौध, 3,652 क्विंटल सब्जी बीज, 1,796 क्विंटल मसाला बीज तथा 60% अनुदान पर 27,972 किलोग्राम कीट व्याधिनाशक दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही एक रेफ्रिजरेटेड वैन व 2 कुल हाउस स्वीकृत किए गए हैं। योजना अंतर्गत कुल 53,265 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में इस योजना हेतु धनराशि 17 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान भाई बहनों के हित की रक्षा के लिए उत्तराखंड फल पौधशाला नियमावली 7 जनवरी 2020 को प्रख्यापित की गई है। इस नियमावली से विश्वसनीय एवं गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री कृषकों को उपलब्ध हो सकेगी। कृषकों के फसलों को विभिन्न मौसमी कारकों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत औद्यानिक फसलों हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सेब, आम, आड़ू, माल्टा, संतरा, मौसमी, लीची, टमाटर, अदरक, आलू, हैंसबीन, मटर एवं मिर्च का बीमा कराया जाता है। क्लाइमेट स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से मृदा के पोषक तत्वों का संरक्षण, सिंचाई क्षमता में वृद्धि व उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करने की कार्रवाई गतिमान है। आराकोट में सेब भंडारण हेतु 1,000 मीट्रिक टन क्षमता का कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोर निर्माण कार्य प्रगति पर है। हमारे उद्यान नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे हैं। राज्य में स्थापित राज्य उद्यान चौबटिया, रामगढ़ व धनोल्टी को हार्टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय में औद्यानिकी विकास हेतु राजस्व मद में कुल राशि 501.37 करोड़ तथा पूंजीगत मद में
36.1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार प्रदेश में चाय के उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है। चाय विकास बोर्ड द्वारा 1423 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चाय बागानों का रखरखाव किया जा रहा है। पूर्व में स्थापित चाय बागान घोड़ाखाल, चंपावत, नोटिको, जैविक। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि किस तरीके से धामी सरकार 2.0 का पावरफुल बजट पेश हो रहा है। हालांकि ये पहला बजट है तो जनता को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं और सरकार के ऊपर दारोमदार भी कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। रामपुर में आजम खान की जमानत मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है। आरपीएस स्कूल मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में अपील की गई थी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हालांकि मिल चुकी है। रामपुर में रेगुलर बेल के लिए अपील की गई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है और अब से कुछ ही देर में क्या फैसला हुआ है वो भी सामने आ जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां आजम खान पेश हुए थे। आरपीएस स्कूल मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में अपील की गई थी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से हालांकि पहले ही जमानत मिल चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नौकरी देने को लेकर एक बड़ा वादा किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करते हुए बताया गया कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी मोदी सरकार देगी। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और निर्देश दिए हैं। अब इस पूरे मामले में पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी की एंट्री हो चुकी है। बीते लंबे वक्त से मोदी सरकार की आलोचना करने वाले वरुण गांधी ने अब उनका धन्यवाद किया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा और मर्म समझने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद। नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से ज्यादा अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए सार्थक प्रयास करना होगा। आपको बता दें कि वरुण गांधी इससे पहले लगातार मोदी सरकार और योगी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरते नजर आए हैं। तो अब बात रोजगार की चल रही है और जिक्र उत्तर प्रदेश का हुआ है तो ये भी समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। यूपी सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ट्वीट करते हुए एक अहम ऐलान किया है। यूपी पुलिस में भी 40,000 पदों को भरा जाएगा। चयन बोर्ड को इसके लिए अधियाचन मिल गया है। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने यह भी कहा था कि पुलिस विभाग में लगभग 40,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती प्रक्रिया से रेडियो ब्रांच के 2,430 पद भरे जाने हैं। इसके लिए लिखित एग्जाम जल्द ही आयोजित किया जाने वाला है। इसके अलावा कांस्टेबल और इसके लेवल के 26,382 पद भरे जाने हैं। साथ ही कांस्टेबल पीएससी के भी 8,540 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा 1,582 पद और भी भरे जाने हैं। दस जून को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव और हिंसा में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक लगभग अलग अलग जिलों में कुल 337 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे ज्यादा 92 आरोपी प्रयागराज से गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरे से ली गई वीडियोज से भी पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों और उनकी मदद करने वालों की तलाश जारी है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में हिंसा भड़काने वाले मुख्य आरोपी जावेद के अवैध घर पर पीडीए ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। सहारनपुर में दंगा भड़काने की साजिश करने वाले 2 मुख्य आरोपियों के घर पहले ही जमींदोज हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर रिलीज होने के बाद फिरोजाबाद में भी नमाज के बाद जुलूस निकालने वाले लोगों की पहचान के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़े बड़े बैनर लगवाए हैं।
इनमें 24 वांछित लोगों के फोटो लगाए गए हैं। बैनर पर छपी तस्वीरों में ज्यादातर युवक मुंह ढके हुए हैं, मुंह का थोड़ा सा हिस्सा ही नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में भी जल्द ही पुलिस आरोपियों के पोस्टर रिलीज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों और वरिष्ठ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को पत्र लिखते हुए यूपी में बुलडोजर एक्शन और गिरफ्तारियों पर संज्ञान लेने की मांग की है। 6 रिटायर्ड जजों समेत 12 लोगों ने पैगंबर मोहम्मद विवाद के संदर्भ में पत्र में लिखा है कि यूपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये कार्रवाई गैर कानूनी है, नियमों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी ही चाहिए। पत्र लिखने वालों में 12 जाने माने लोग हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जजेस हैं, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस वी गोपाला गौड़ा, जस्टिस ए.के. गांगुली। इनके अलावा कई हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस का भी नाम इसमें शामिल है। मिली जानकारी के हिसाब से लिखे गए पत्र में प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों का पक्ष सुनने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने के बजाय यूपी में प्रशासन उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ और समर्थन में बयानबाजी लगातार जारी है। कोई उनका विरोध कर रहा है तो कई लोग ऐसे भी हैं जो समर्थन पे उतर आए हैं। वहीं नूपुर शर्मा के समर्थन में प्रतापगढ़ से कुंडा के विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया के पिता भी आगे आए हैं। रघुराज प्रताप सिंह के पिता उदय प्रताप सिंह ने नूपुर शर्मा की बातों का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नूपुर शर्मा को इलेक्शन में उतर जाना चाहिए, इलेक्शन में खड़ी हो जाएं तो रिकॉर्ड मतों से जीत जाएंगी। उन्होंने कुंडा विधानसभा के चौराहे पर बैनर लगवाकर लोगों से नूपुर का समर्थन करने की बात भी कही है। जुमे की नमाज के बाद कानपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में बवाल की घटना से सबक लेते हुए रायबरेली पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। रायबरेली जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया है। फुटमार्च हुआ। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया है कि पूरे जिले में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो किसी भी अफवाह या गलतफहमी का शिकार ना बने, शांति व्यवस्था बनाए रखें। वहीं यूपी के देवरिया से विधायक शलभमणि त्रिपाठी और संजय केडिया सहित 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा 2 की रात पैसे बांटने के आरोप और प्रत्यारोप को लेकर बीजेपी समर्थकों और सपा समर्थकों के बीच हुई मारपीट से जुड़ा हुआ है। शलभमणि त्रिपाठी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी रहे अजय प्रताप सिंह के बड़े भाई श्री प्रकाश सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अब कोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं मौके पर नहीं था, ये घटना से जुड़ा बच्चा बच्चा जानता है। बाराबंकी के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहां आग से जली एक महिला का इलाज कराने आए परिजनों को अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने कमरे में बंद कर जमकर पीटा है। परिजनों का कसूर इतना कि आग से जली महिला दर्द से छटपटा रही थी और परिजन डॉक्टरों को इलाज करने के लिए कह रहे थे। इतने में ही स्वास्थ्य कर्मचारी आग बबूला हो गए और परिजनों को कमरे में बंद कर दिया और जमकर पीटा है। ये जो महिला पीड़ित थी जी, इसको कुछ क्रीम वगैरह लगाने की बात चल रही थी जी, क्रीम लगाने में देरी हो रही थी। अब अंदर क्या बात हुई ये तो फिर हम नहीं सुन पाए, लेकिन जो ये स्वास्थ्य कर्मी हैं जी। बहुत मारपीट किए हैं। अंदर कमरे में 7 नंबर कमरे में घुसा करके मारे हैं। अरे ये बार भर्ती यहाँ दवा क्यों नहीं इलाज चल रहा, वही में गाड़ी अलग हो गया, उसी में डॉक्टर लोग लाए के 7 नंबर रूम में 4-5 डॉक्टर लेके मारा सबको।
और जो सुपरवाइजर है वो 4-5 थे। डॉक्टर 2 थे, अंदर रूम से आके वही ढकेल के 7 नंबर रूम में उन्होंने मार फैलाया है सुपरवाइजर को। आप में से बहुत लोगों ने फिल्मी कलाकारों या फिर खिलाड़ियों की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती हुई देखी होगी, लेकिन किसी राजनेता या फिर किसी मुख्यमंत्री को लेकर इतनी चाहत, वो उनके बर्थडे पर खास तोहफा देने के लिए अपने शरीर पर टैटू गुदवा ले, ये शायद बहुत कम ही देखने को मिला होगा या सुना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशंसक बाकी चाहने वालों से कुछ अलहदा है। ये व्यक्ति नाम इसका यामीन सिद्दीकी है और 23 साल की उम्र है। यामीन योगी को अपना आदर्श मानते हैं। यामीन शुरू से ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उनकी कार्यशैली और जन योजनाओं को लेकर काफी प्रभावित थे। उनकी दीवानगी मुख्यमंत्री के प्रति इतनी बढ़ी कि 5 जून को योगी के जन्मदिन के मौके पर विशेष उपहार देने के लिए उन्होंने शरीर पर योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवा लिया। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी है, ग्राउंड जीरो से बड़ी खबर, अहम जानकारी। बदायूं में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर में जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली से तमाम जो श्रद्धालु है वो लौट रहे थे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास की ये पूरी घटना, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बदायूं में ये घटना घटित हुई है, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास घटना घटित हुई और बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर के बीच में जोरदार टक्कर हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि हादसे में 9 लोगों की मौत भी हो गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है और इस पूरे हादसे में 6 श्रद्धालु अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। घटना बेहद दुखद। ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर के बीच में जोरदार टक्कर हुई। सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले दीपक बाली भाजपा का हिस्सा हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में दीपक बाली ने भाजपा की हिस्सेदारी स्वीकार कर ली। आपको बता दें कि दीपक बाली छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रह चुके हैं। वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभा चुके हैं। उन्होंने विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी से काशीपुर प्रत्याशी के तौर पर चुनाव भी लड़ा था। आम आदमी पार्टी ने काशीपुर निवासी दीपक बाली को विधानसभा चुनावों में बेहतर परिणाम न आने के बाद पार्टी की कमान सौंपी थी, ताकि निकाय चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। फिलहाल अब आम आदमी पार्टी का ये सपना साकार होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे झटका लगा है और दीपक बाली ने आज कमल थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर दीपक बाली भाजपा में शामिल हो चुके हैं। दीपक जी, क्या कुछ कारण रहा? कल तक आप आपके अध्यक्ष थे, अब बीजेपी के हो गए। हाँ, मैंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को इस्तीफा भेजा है, जो उसमें भी मैंने लिखा है कि मैं आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली के साथ चलने में स्वयं को ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं उसकी कार्यप्रणाली के साथ नहीं चल पाऊंगा और राष्ट्रवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो कार्य उत्तराखंड की जनता की भलाई के लिए किए जा रहे हैं, उनको देखते हुए, उनके नेतृत्व में विश्वास देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। दीपक जी, आपको ऐसे समय पे जिम्मेदारी सौंपी गई थी आम आदमी पार्टी की, जब करारी हार चुनाव में झंझट, 1 माह से भी कम का समय रहा कि आप अध्यक्ष रहे, अध्यक्षी छोड़कर अब बीजेपी में आ गए, क्या कुछ लगता है आपको? मुझे लग रहा था कि जिस तरीके के काम किसी भी पार्टी को खड़ा करने के लिए करने चाहिए, जैसी कार्यप्रणाली होनी चाहिए, वैसी वहाँ कार्यप्रणाली या आज़ादी नहीं मिल रही है जिससे काम किया जा सके। और उसके बावजूद जो उत्तराखंड की जनता की भलाई के लिए कार्य होने चाहिए वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। धन्यवाद। तो दीपक बाली जी इस वक्त हमारे साथ से, जो आपका अध्यक्ष पद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, और साफ है कि आपका जो भी जनाधार था, जो भी कार्यशैली है, वो उत्तराखंड की जनता को रास नहीं आई और यही कारण रहा कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।